आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का एक खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चुनाव में आदिवासी वोट की ताकत का जताया एहसास, मुद्दों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। 15 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भव्य नगर कीर्तन का किया गया आयोजन। सिख भाई बहनों ने बड़ी संख्या में लिया भाग। राजनांदगांव में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत। सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश हुआ जारी। बस मालिकों को दिए गए दिशा निर्देश, बसों में चिपकाने होंगे रेट लिस्ट। तीन दिवसीय मोहारा पुन्नी मेले का शुभारंभ। प्रशासन द्वारा पूरी हुई मेले की तैयारियां। हनुमान मंदिर के पास लगता है शराबियों का डेरा। पुजारी को मिली धमकी, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। नाबालिग बालिका को बरामद करने में पुलिस को मिली सफलता। ऑपरेशन मुस्कान के तहत चलाया जा रहा है अभियान। श्री खदान में धूमधाम से मनाई गई देवउठनी एकादशी। जट सामग्री और गन्ने की खरीदी, बाजार में रौनक। वहीं खैरागढ़ के एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने नाबालिग बालिका को बरामद करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 10 नवंबर को प्राथिया ने खैरागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी बिना बताए कहीं चली गई है। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर खैरागढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम बनाकर ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग बालिका को रायपुर भनपुरी से पंचराम भारती के कब्जे से बरामद किया गया है, जहां पूछताछ में जानकारी मिली कि आरोपी पंचराम भारती ने पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। भिलाई के कोका स्थित दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में शराबियों द्वारा आए दिन मंदिर में गाली गलौज और वहां के पुजारी को धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मंदिर समिति से जुड़े भाजपा नेताओं ने देर रात स्मृति नगर चौक का घेराव किया है। रहवासियों ने बताया कि स्मृति नगर चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोका में दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर स्थित है। यहाँ श्री राम पांडे कई सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से यहीं के रहने वाले आपराधिक तत्व रविंद्र राय और दिनेश राय में शराब पीकर आते हैं और वो यहाँ बैठकर गाली गलौज करते हैं। पुजारी ने उनके इस व्यवहार का विरोध किया तो वे भी पुजारी के साथ गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं मंदिर समिति के लोगों ने समझाने के बाद भी जब वो लोग नहीं माने, जिसके बाद मंदिर समिति और भाजपा नेताओं द्वारा सीसीटीवी फुटेज के साथ एसपी दुर्ग जितेंद्र शुक्ला से शिकायत की है। कोका कुर्द रोड में हनुमान मंदिर है, वहाँ हमारी आस्था का केंद्र है और वहाँ पे दिनेश राय और रविंद्र राय 2 भाई हैं जो आदतन अपराधी हैं और नशे में चूर रहते हैं। फिर निरंतर वहाँ मंदिर में हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने का काम करते हैं। पंडित जी हमारे जो पूजा करते हैं उनको माँ बहन की गाली देना और चक्कू लेके दौड़ाना, कभी तलवार लेके दौड़ाना, इस तरह का कृत्य करते हैं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़। निरंतर इस घटनाएं से हमने कल पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया था, मगर आज शाम तक कार्रवाई नहीं हुई थी। आज शाम जब हमारी समिति की बैठक कर रही थी, लगभग 50 लोग थे और लगभग 100 लोग पूजा कर रहे थे वहाँ। उस बैठक में आके इस दोनों भाई गाली गलौज और मारपीट की धमकी दे रहे थे। पंडित श्री राम पांडे कोका तैयारी हूँ और वहाँ
वहाँ पर 2 अपराधी है जिसका नाम रविंदर राय है और एक भाई उसका है, सगे भाई है, वो टिल्ला के नाम से रविंदर राय, दिनेश राय उसका नाम है और टिल्ला के नाम से जाना जाता है, जो कि आदतन अपराधी है और आए दिन वहाँ पर शराब पी करके 3 बजे संध्या शाम से लेकर के 8 बजे रात तक के वहाँ नौटंकी करते रहता है और आने जाने वाले जितने लेडीज लोग हैं उसको गाली गलौज करता है, हमको भी गाली गलौज करता है, चाकू मारने की धमकी देता है और आए दिन हमको 500 रुपया चाकू दिखा करके पैसा मांगता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि को देवउठनी एकादशी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां रियासत कालीन रानी मंदिर में एकादशी, तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न किया गया। बाजार में भी पूजन सामग्री और गन्ने की खरीदी के साथ रौनक बनी रही। कार्तिक मास की एकादशी पर रियासत कालीन प्राचीन रानी मंदिर में तुलसी शालिग्राम विवाह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में गोविंद मंत्रों और दीप मालिकों के बीच तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न हुआ है। रानी मंदिर परिसर में गन्ने के मंडप सजाए गए और वहां भगवान गोपाल की तुलसी शालिग्राम शिला को सिंहासन पर विराजमान किया गया। साथ ही मौसमी फल, सिंघाड़ा, चने की भाजी और अन्य व्यंजनों का भोग भगवान को अर्पित किया गया है। ये गन्ना है जो 100 रुपये जोड़ा बिक रहा है अभी। ये हमारे ठेकेदार का प्रॉपर का गन्ना है, लोकल के फार्मर है हम लोग। इस साल गन्ना का रेट बहुत अच्छा है, 100 रुपये जोड़ा बिक रहा है और कुछ गन्ना है जैसे 50 रुपये जोड़ा भी है, लेकिन ज़्यादातर गन्ना 100 रुपये जोड़ा में अच्छी तरह बिक रहा है। और इस साल जो पैदावार है बहुत ज़बरदस्त पैदावार है और रेट भी अच्छा है। दिवाली के आखिरी त्योहार है, फूल है, आंवला है, बीई है और सिंघाड़ा है, सीताफल है, पालक भाजी, लाल भाजी है, ये सब चढ़ते हैं। 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार है। आज देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर रानी मंदिर में सभी भक्तजनों के साथ में देवउठनी एकादशी धूमधाम से मनाए हैं। बड़ी आतिशबाजी करके, चौक के और रंगोली वगैरह करके और माँ तुलसी शालिग्राम का विवाह किए हैं। मंडप भी सजाए हैं। मंडप में गन्ने के जो है चारों तरफ से मौली धागा से बांध करके और विधि विधान से उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ लक्ष्मीकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु कह के भगवान को आज जगा रहे हैं। और आज सबको देवउठनी एकादशी 2024 की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। संस्कारधानी में मोहरा मेले का आयोजन हर साल एक बड़े स्तर पर किया जाता है। 3 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ इस बार 15 तारीख से होने वाला है, जिसे पुन्नी मेले के नाम से भी जाना जाता है। पुन्नी मेले के दिन बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए मेला स्थल पर पहुंचते हैं। प्रशासन ने मेला के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके तहत घाटों की सफाई कर ली गई है ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के स्नान कर सके। मेला स्थल की भी अच्छी तरह से निरीक्षण कर लिया गया है और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की गई है ताकि आने वाले लोग मेले का पूरी तरह से आनंद ले सकें। जी, नगर निगम के द्वारा जो मोहारा पुन्नी मेला जिसका आगाज 14 नवंबर को हो रहा है, 3 दिवसीय मेला है, 14, 15, 16 नवंबर। वहाँ पर स्नान हेतु जो 15 नवंबर को जो स्नान का कार्यक्रम होगा, जो प्रमुख परंपरा में शामिल होता है स्नान का कार्यक्रम, तब उसके पश्चात ही जो है जो शिवनाथ नदी का जो घाट पर स्थित जो प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पर जो है श्रद्धालु जो है उस मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं। घाट की साफ सफाई कर ली गई है, पेयजल व्यवस्था भी कर ली गई है, विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा जो है सभी नामजद अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी से लगाई गई है, जो 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर को 24 घंटे जो है तैनात रखे रहेंगे। इसके अलावा कानून व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग को भी सूचित किया गया है कि वो आवश्यक व्यवस्था कर ले। स्वास्थ्य विभाग को भी सूचित किया गया है कि वो जो है अपना स्वास्थ्य अमले को वहाँ पर तैनात रखें। गोताखोरों को भी नगर निगम के द्वारा सूचित किया गया है कि कोई भी अगर भगवान ना करे लेकिन कोई आकस्मिक अचानक आपातकालीन स्थिति के लिए वहाँ पे गोताखोर भी जो है तैनात रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बस मालिकों के लिए नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत बस मालिकों को नए दिशा निर्देशों का पालन करना अब जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नए नियम के तहत अब सभी बस मालिकों को अपनी गाड़ियों में नई रेट लिस्ट को अनिवार्य रूप से चिपकाना होगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि यात्री उचित किराए का भुगतान करें। साथ ही जो लोग विकलांग हैं, विशेष रूप से दृष्टिहीन हैं या चलने फिरने में असमर्थ है, उनके लिए बस मालिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान करनी होगी।
उन्हें यात्रा के लिए सीट देने के साथ ही उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारे में जो सरकार का जो किराया सूची वाला है वो हमारे बस में चिपका हुआ है सर, और उसका हम लोग पूरा पालन करते हैं। जो किराया रहता है वो लेते हैं। विकलांग जो रहते हैं ना, आते हैं, उनका भी यानी जो पास दिखाते हैं उनको भी पूरा सुरक्षा देते हैं हम लोग। और बैठने की सीट के लिए कैसे करते हैं? जैसे उनको बिल्कुल बाकायदा बैठाल के ले जाया जाता है, उनका पैसा नहीं लिया जाता, उनका फ्री कॉस्ट मतलब जहाँ तक वो जाना जहाँ तक उनका जहाँ हमारी गाड़ी जाती है, जहाँ तक के जहाँ उनको जाना रहता है वहाँ तक ले जाया जाता है। हम लोग सब पूरा सुविधा देते हैं, जितने भी किराया सूची वगैरह सब लगा हुआ है लिस्ट गाड़ी में। विकलांग जो आते हैं उनको सब सुविधा दिया जाता है, बैठालते हैं बिना पैसा के। पैसा नहीं देते उनसे? हाँ, पैसा नहीं लिया जाता, सीट देते हैं उनको। पहले प्राथमिकता उन्हीं को देते हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर्व आदिवासी समाज ने आज अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जहां समाज के प्रतिनिधियों ने भूमि अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के अधिकार जैसे मुद्दों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले चुनाव में आदिवासी समाज की वोटिंग ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में आदिवासी समाज ने समान विकास, सामाजिक सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा की भी मांग की है। समाज के नेताओं ने कहा है कि आदिवासी समुदाय चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस बार उनकी आवाज और वोटिंग की ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और हमारा जो जनसंख्या है, सभी आदिवासियों को जितने जो ट्राइब है यहाँ पर 8 से 10 प्रकार की जनजातियां रहती है यहाँ राजनांदगांव जिले में। हम 50% से ज़्यादा है। तो अभी हमारे वर्तमान में जिला सदस्य एक ही है। तो हम चाह रहे हैं, जो कलेक्टर साहब को 4 दिन पहले ही हमने आवेदन दिया था कि कुमरदा को हमारे लिए आरक्षित किया जाए और बमनी चार भाटा को आरक्षित किया जाए और बूढ़तलाव जो है वो उसको आरक्षित ही रखा जाए उसको जैसा है वैसा यथावत। और उसके बाद में कम से कम एक नगरीय में तो हमारा अध्यक्ष पद का बनता है। अब 50% ज़्यादा जनसंख्या है हमारी और हमारा काउंटिबल डाटा अभी तक में 2011 का बता रहे हैं कलेक्टर साहब। इतनी विसंगतियां है। एक ओबीसी समाज को आप 2024 का डाटा ले रहे हो और हमारा डाटा आप 2011 का 14 साल पीछे का डाटा उठा रहे हो, तो ये हमारे साथ अन्याय है। इसीलिए हम शासन प्रशासन को हमें बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। हमारी आने वाले 18 तारीख को चिचोला के बापूटोला से सभा है, आक्रोश रैली, और उसके बाद में रैली के माध्यम से हम जिला कलेक्टर आएंगे, वहां पर ज्ञापन देंगे शासन प्रशासन को। हमारे सभी समाज के प्रमुख ने ये तय किया है कि हमारे आरक्षण में अगर छेड़छाड़ किया तो हमने पूर्ववर्ती पिछले 15 साल के सरकार को हमारे आदिवासी ने 15 सीट में ला दिया है ना। और 5 साल के जो सरकार भूपेश बघेल के, इसने आदिवासी के साथ जो हमारे आरक्षण में बहुत बड़े धोखा दिया है उनको हमने पहली बार में ही निपटा दिया। तो सरकार जरा आदिवासियों के साथ इसके आरक्षण में छेड़छाड़ ना करे, और छेड़छाड़ अगर करते हैं तो सभी जानते हैं कि यहाँ की दशा दिशा आदिवासी ही तय करते हैं। 15 नवंबर को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सिख समुदाय द्वारा परंपरागत नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा से आरंभ हुआ और शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगा, जहां वापस नगर कीर्तन गुरुद्वारे लौटेगा, जिसके बाद 1 घंटे का कीर्तन समागम और उसके पश्चात समूह सत्संगत के लिए भव्य लंगर का आयोजन किया जाएगा। नगर कीर्तन में सिख भाई बहनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसमें पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने कीर्तन गाते हुए मार्ग में न सिर्फ गुरु के उपदेशों का प्रचार किया है, बल्कि सेवा भाव से जगह जगह लंगर और जलपान की व्यवस्था भी की गई है। इस अवसर पर युवाओं ने गतका, जो पारंपरिक सिख युद्ध कला है, उसका प्रदर्शन किया, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। नगर कीर्तन के दौरान शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धा व्यक्त की है, जहां समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि ये आयोजन सद्भाव, प्रेम और गुरु नानक देव जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।
मानव सेवा के रक्षक, विश्व बंधुत्व के महान प्रणेता और जाहिर पीर जगत गुरु बाबा श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व, जो कि परसों 15 नवंबर को संपूर्ण विश्व द्वारा मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में राजनांदगांव श्री गुरु सिंह सभा द्वारा 2 दिन पूर्व श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शोभा यात्रा एवं नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो कि गुरुद्वारा साहिब से अभी यहाँ से प्रारंभ होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए यहाँ से सिनेमा लाइन, गंज लाइन, पुराना बस स्टैंड, जी रोड होते हुए पुनः यहाँ पहुँचेंगे। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजनांदगांव ने विगत 2 माह से गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ की श्रृंखला लगातार चल रही है और पिछले दिनों 11 प्रभात फेरियां जो कि सुबह 5 बजे यहाँ से निकलती थी, उसमें भी हमारी पूरी संगत शब्द कीर्तन करती हुई इस पर्व को सार्थकता प्रदान कर रही है। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिला प्रशासन ने 14 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। धान खरीदी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त पानी की व्यवस्था और टोकन वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर केंद्रों पर आकर अपनी उपज बेचें। इस बार धान खरीदी की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। देखिए, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें राजनांदगांव, चौकी मोला मानपुर, खैरागढ़, सुल्कदान गंडई और कबीरधाम जिला। अब इन सभी जिलों को मिलाकर के हमारे पास 222 समितियां हैं और 282 धान खरीदी केंद्र हैं। इन सभी धान खरीदी केंद्रों में जो धान खरीदी की प्रारंभिक तैयारी करनी होती है, वो सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जो नई बात इस बार आई है वो ये है कि धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल काटा के माध्यम से धान की तौलाई की जाए। साथ ही साथ सभी धान खरीदी केंद्रों में सीसीटीवी की व्यवस्था की जाए, ताकि वहां पर जो भी धान का आवक हो रहा है, जावक हो रहा है, उसके ऊपर में निगरानी रखी जा सके। समस्त प्रकार की प्रारंभिक तैयारियां की जा चुकी है। कांटा बाट सत्यापन हो चुका है, मॉइस्चर मीटर का कैलिब्रेशन हो गया है, फर्स्ट एड बॉक्स वहां पर है, कंप्यूटर जनरेटर, प्रिंटर इत्यादि सब वर्किंग कंडीशंस में रखे हुए हैं। और जो समिति के कर्मचारी अभी विगत कुछ दिनों से किसी बात को लेकर के हड़ताल में थे, वो भी वापस आ गए हैं और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई हैं। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।